हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसके क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स में, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो आप सब लोग ने पहले भी न्यूटन्स के जो लॉ पढ़े होंगे। न्यूटन्स के कितने लॉ होते हैं? 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ रिएक्शन। तो पहले यहाँ पे लॉ की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे अ बॉडी एट रेस्ट। कोई भी अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये यही लिखा है इसमें, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन at the same speed and in the same direction unless acted on by an external force। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो इसके स्पोर्ट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं फुटबॉल का। अगर एक फुटबॉल एक ग्राउंड पे रखी है तो वो मूव नहीं कर सकती है। कब तक मूव नहीं करेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे हम दो टाइप के मान सकते हैं, या तो उसमें कोई किक करेगा तभी वो बॉल मूव करेगी, तो इट मीन्स वो रेस्ट पे थी जब उसमें किसी ने किक किया फुटबॉल को, मतलब किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब फुटबॉल ने मूव किया। या फिर कोई हवा से बॉल खुद ही वहाँ पे मूव हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब बात करते हैं हम, अगर फुटबॉल एयर में मूव कर रही है, अगर अकॉर्डिंग टू हम अगर फर्स्ट लॉ चलें तो फुटबॉल को अगर किसी ने किक किया है तो वो अपने मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो ऑफकोर्स हम देखते हैं कि फुटबॉल को हम किक करेंगे तो वो ग्राउंड पे रुक जाएगी, अगर ग्राउंडेड जा रही है या एयर में तो वो नीचे आ जाती है। तो जो जब वो बॉल एयर से नीचे आ रही है तो उसको एयर रेजिस्टेंस लग रहा है वहाँ पे, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसमें, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर अब फुटबॉल अगर राउंडेड जा रही है तो कोई जो फ्रिक्शन है वो उसको रोकेगा, या ग्रास है वहाँ पे वो रोक रही है, या मिट्टी ऐसी है, स्टोन्स हैं वहाँ पे जो फुटबॉल को रोक रही है, वो भी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। या फिर आपने किक मारा गोलकीपर के पास या गोल एरिया में, गोल के नेट में, उसको कौन रोक रहा है? नेट रोक रहा है, वो भी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन में रहेगा या रेस्ट पे रहेगा, कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल दिया है जैसे कार का। तो कार अपना आप इसमें चल रही है और उसमें सडन जर्क कब लगता है? जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो मोशन में थी, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं रोइंग की भी, रोइंग मतलब जैसे कि बोट स्टार्ट करते हैं हम लोग जो पैडलिंग करके, तो बोट अपनी जगह पर रहती है, अगर हम पैडलिंग स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो और उसको जब बोट अपना आप रुकेगी तो वो किसी से रुक रही है, जो जो वाटर रेजिस्टेंस है वहाँ पे उसको रोक रहा है। तो बहुत सारी ऐसे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की, या लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसको हम सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। अ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यहाँ पर तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के। और और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? मास के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, फोर्स और मास जो उसका वेट है, यहाँ पे तीन चीज़ें डिपेंड करती है। तो आगे इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग, आगे हम इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हमें। यहाँ पे लिखा है, इफ़ टू अनइक्वल फोर्सेस, अगर दो अनइक्वल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास सेम है उस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो ग्रेटर जिसमें फोर्स लग रही है वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। या फिर हम ये कैसा कह सकते हैं कि फोर्सेस इक्वल हैं बट उनके जो मास है वो दोनों डिफरेंट हैं, तो जो लाइटर मास होगा वो पहले मूव करेगा। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई वेट है, मान लो 10 kg है। 10 kg क्या है? वेट है। ये भी क्या है? 10 kg वेट। और इस पे जो फोर्स लग रही है, इस पे जो क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। तो वो क्या है? डिफरेंट है। इट मीन्स इस पे फोर्स डिफरेंट है, इस पे फोर्स डिफरेंट है। इट मीन्स जो जिस पे फोर्स ज़्यादा लग रही है वो पहले मूव करेगा। ये ऑफकोर्स ये मूव करेगा, इसमें फोर्स ज़्यादा लग रही है, वेट सेम है। ये पहली कंडीशन थी इसकी। अब कंडीशन क्या है?
अब ये 10 kg हो गया वेट, और ये कितना है 20 kg वेट है, और इस पर फोर्स क्या है सेम लग रही है, इस पर फोर्स क्या है सेम लग रही है। तो अब पहले कौन मूव करेगा, जिसका वेट लाइटर होगा वो पहले मूव करेगा। ऑफ कोर्स दोनों में फोर्स सेम लग रही है, तो लेकिन लाइटर वेट कौन है 10 kg, तो ये पहले मूव करेगा। तो ये जो लॉ है एसेलरेशन, इसका जो इसको डिफाइन कर रहे हैं, यही चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं इसमें। सपोज आप एग्जांपल हैमर थ्रो का ले लो, ये जो क्या है सामने ये आपका दिख रहा है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो में ऑफकोर्स यही होगा, अगर आपका हैमर का वेट या डिस्कस है जो बोलते हैं, डिस्कस है या हैमर है आपका, उसका वेट सेम होता है, लेकिन जो उसमें फोर्स लग रही है डिफरेंट डिफरेंट, उस पर डिपेंड करेगा वो कितनी दूर जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स सेम है और हैमर का वेट अगर डिफरेंट है, तो जो लाइटर वेट है वो ज़्यादा दूर जाएगा या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इन केस हम बेसबॉल की भी अगर बात करते हैं, जिसमें ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, बॉल उतनी ही दूर जाएगी, डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे लॉ ऑफ एसेलरेशन के। यहाँ पे आप और अच्छे से समझते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी लग रही है, और जो वेट है उसका, उस पर भी ये दोनों चीज़ डिपेंड करती है। अगर मास सेम होगा, फोर्स किसी पे ज़्यादा लगेगी तो वो जल्दी मूव करेगा। अगर वेट डिफरेंट है, फोर्स सेम है, तो लाइटर वेट है वो ज़्यादा बहुत जल्दी आगे से जाएगा या ट्रैवल करेगा या स्पीड से जाएगा। तो एक शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो वो टोटली डिपेंड करता है मास पे। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, या लॉ ऑफ रिएक्शन ही बोल सकते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो आप जैसे क्रिकेट में भी देख सकते हो, जितना बॉलर स्पीड से बॉल डालता है, उतनी ही जब बैट पे लगती है वो उतना बैट का स्पीड यूज़ करती है, बॉल उतने ही दूर जाती है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप इसको समझ सकते हो। देन जो बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करते हो आप, जब बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करोगे या हैंडबॉल में ड्रिबलिंग करोगे, तो उसमें भी आपको एग्जांपल मिलता है। अगर बास्केटबॉल को आप और स्पीड से ड्रिबल करोगे तो वो और हाइट पकड़ते रहता है, उतना ही उसको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है, वहाँ से काउंटर करता है फोर्स को। तो बास्केटबॉल का हल्का सा ड्रिबल करोगे तो हल्के से ड्रिबल होगी, अगर स्पीड से करोगे और उसको, तो वो और ऊपर जाएगी, क्योंकि जो फोर्स है वो उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है वो उसको ऊपर कर रहा है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। अगर आप रनिंग करते हो, रनिंग में भी एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, रनिंग का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे ही रनर्स होते हैं जो रनिंग करते हैं, तो वो जो उनको फोर्स मिलती है वो उनको अपवर्ड की तरफ मूवमेंट देती है, तभी वो रनिंग करते हैं। स्विमिंग में भी यही है। स्विमिंग में जब स्विमिंग करते हैं तो वाटर हमें आगे पुश करता है और हमने अपने हाथों से वाटर को पीछे पुश करते हैं। या जो वॉल होती है स्विमिंग में, जब वो वॉल पे अपने पैरों से मार के अपनी बॉडी को पुश करते हैं, तो वो क्या है न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। देन इसका एग्जांपल आपको शूटिंग में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओलंपिक्स वगैरह की जो शूटिंग है राइफल, जो गन होती हैं, राइफल्स होती हैं, उसमें भी देखो, जैसे ही बुलेट आप ट्रिगर को दबाओगे, जैसे ही बुलेट निकलती है तो वो कुछ जर्क मारती है पीछे की तरफ, तो वो क्या है, वो भी क्या है, एक्शन रिएक्शन है, अपोजिट। जो उनका फोर्स लग रहा है वो क्या है, अपोजिट है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के। अगर आप ट्रैम्पोलिन देखा होगा आपने, कि एक ट्रैम्पोलिन होता है, उसमें आप जंप करते हो, तो जंप करते हो, बहुत स्लो जंप करोगे तो आराम आराम से आपको वापस करेगा, लेकिन जैसे ही आप और स्पीड से जंप करने लोगे, पूरा फोर्स लगा, तो उतना ही ऊपर वो आपको रिलीज़ करेगा, उतना ही ऊपर आपको फेंकेगा। या फिर आप जो डाइविंग बोर्ड तो है स्विमिंग में, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, उसमें आप धीरे धीरे शफल करके मूव करोगे तो वो आपको और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। या फिर आप हाई जंप या लॉन्ग जंप की बात करते हो, जब आपका जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हो लास्ट टाइम में जंप करने से पहले, तो वहाँ पे भी आपको पूरी बेनिफिट मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये सब देखने वाली चीज़ें हैं किसमें, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में।